चलो, so good morning everyone. Now we have to start discussion about very important and एकदम simple topic, that is motion in plane. Write down motion in plane. Motion in plane. मोशन इन प्लेन हा आपला टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी. पहला टॉपिक होता है जिसको हम पढ़ते नहीं फिजिकल वर्ड को, और उसमें जो आने वाला कंटेंट है आगे हम उसको डिस्कस करते ही है. दूसरा टॉपिक आता है दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट. ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बाद में आता है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, जिसका डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. बस 2 पॉइंट बाकी थे, एक रिलेटिव मोशन वाला एंड दूसरा ग्रेविटी विथ एयर रेजिस्टेंस वाला. ठीक है, तो रिलेटिव मोशन जो है हम 1D एंड 2D दोनों में भी रिलेटिव होती है, इसलिए दोनों की रिलेटिव मोशन हम साइमल्टेनियसली पढ़ने वाले. एंड एयर रेजिस्टेंस का जो पार्ट है वो उसी टाइम में पढ़ेंगे, या फिर आप उसको देख लेंगे क्वेश्चंस तो भी क्लियर हो जाएगा, इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, तो आज डिस्कशन शुरू कर रहे हैं अबाउट नेक्स्ट टॉपिक मोशन इन ए प्लेन. अब ये मोशन इन ए प्लेन जो है, देखो हमारी कंसेप्चुअल टॉपिक की जो सीक्वेंस चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसको हम क्या करेंगे फर्दर 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला पार्ट आएगा जिसमें हमें डिस्कशन करना है अबाउट वेक्टर्स, एंड इस टॉपिक में जो वेक्टर का डिस्कशन होगा फिजिक्सच्या शेवटच्या टॉपिक पर्यंत प्रत्येक टॉपिक मध्ये, प्रत्येक कन्सेप्ट मध्ये, प्रत्येक डेरिवेशन मध्ये, प्रत्येक क्वेश्चन सोडवताना आपल्याला वेक्टरचा कन्सेप्ट रिक्वायर्ड आहे. त्यामुळं 1D ला जसं पोटेन्शियल लावलं होतं त्याच्यापेक्षा 1000 टाइम्स जास्त पोटेन्शियल आपल्याला वेक्टरला लावायचं. कळालं ना? IJK दिसले किंवा कंपाउंड घ्यायची वेळ आली तर त्याची भीती आपल्याला वाटलीच नाही पाहिजे, त्यासाठी वर्क करायचंय. एक बार वेक्टर खत्म हो गया उसके बाद में हम एक्चुअल मोशन इन ए प्लेन को इंट्रोड्यूस करेंगे, एंड मोशन इन ए प्लेन को इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर हम उसके एप्लीकेशंस देखेंगे. उसमें एक आता है प्रोजेक्टाइल का पार्ट, दूसरा आता है सर्कुलर का पार्ट, एंड एट द एंड आएगी फिर रिलेटिव मोशन. ठीक है, तो आज हम डिस्कशन शुरू करने वाले हैं फ्रॉम द फर्स्ट बिट ऑफ मोशन इन ए प्लेन, दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड वेक्टर्स. तो स्केलर्स एंड वेक्टर्स बेसिकली ये क्या है कि हम फिजिक्स में जो क्वांटिटीज पढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज. तो इसमें क्या होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है कि जिसका हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड का अगर इंफॉर्मेशन है, मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू कितनी है ये अगर मालूम है तो भी हम उसको कंप्लीटली समझ सकते हैं. लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती है कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड समझने से नहीं चलती है, उनके साथ हमें उनकी डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होती है, उनको हम बोलेंगे एज ए वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, तो पहले स्केलर को एक बार डिफाइन करेंगे एंड स्केलरचा विषय डिफाइन करून आपण लगेच संपवणार आहे. ठीक है, सो राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट स्केलर्स or scalar quantities. Scalars or scalar quantities. क्या होता है स्केलर मतलब the physical quantities which can be described, the physical quantities which can be described completely by its magnitude only, by its magnitude only are called as scalars or scalar quantities. मतलब जिनको समझने के लिए डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी ऋषिकेश भगत को एक वर्क बोला है की जाऊन काय करे, पेन घेऊन ये. भगत क्या करेगा, जाके पेन लेके आएगा. असं होईल का? पेन आणताना तो विचारेल ना किती रुपयाचं पेन आणायचं म्हणून, बरोबर. पैसे माझ्याकडून घेऊन जाईल. मतलब वो जाते टाइम क्या करेगा, सर किती रुपयाचा तेवढी देऊन टाका, बरोबर. उसके बाद में ये पूछेगा क्या, सर साऊथचा पेन आणू का नॉर्थकडून पेन आणू का नॉर्थ ईस्ट जाऊ, असं काही असेल का क्वेश्चन त्याचा. इसका मतलब उसने जो वर्क किया है उस वर्क में क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड भी है तो भी वर्क कंप्लीट हो जाएगा और हम उसको समझ सकते हैं. लेकिन अगर वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको वेक्टर कंसीडर करेंगे. ठीक है, तो जैसे हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते थे, पहले टॉपिक था हमारा मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो डिस्टेंस कैलकुलेट करते टाइम उसको डिफाइन कैसे करते थे, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द बॉडी ड्यूरिंग इट्स कोर्स ऑफ मोशन. मतलब बॉडी किस डायरेक्शन में जा रही है, कहाँ पे जा रही है, कुछ लेना देना नहीं है. ठीक है, हमें क्या करना है, जितना पाथ कवर हो रहा है पूरा का पूरा कंसीडर करना है. मतलब वहाँ पे सिर्फ उसकी वैल्यू यानी नंबर की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए डिस्टेंस क्या बनी थी, स्केलर क्वांटिटी बनी थी. ठीक है, उसके बाद में हमने स्पीड को डिराइव किया था. स्पीड का मतलब क्या था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. अगेन स्पीड को कंसीडर करते टाइम हम डायरेक्शन को कंसीडर ही नहीं करते थे. जैसे बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता था, गाड़ी जाती थी, रेस्ट में आती थी, फिर यू टर्न लेके वापस आती थी.
तो वहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी डायरेक्शन जो चेंज हो रही है उसको कंसीडर करते थे, लेकिन स्पीड कैलकुलेट करते टाइम जितना कवर किया है वो हमें रिक्वायर्ड था, फिर डायरेक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं थी, इसलिए हमने उसको बोला था एज ए स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर का मतलब, वेक्टर का मतलब ऐसी क्वांटिटी जिनको समझने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। सो राइट डाउन द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which requires, the physical quantities which requires magnitude magnitude as well as direction, magnitude as well as direction for its complete representation, for its complete representation। मतलब उसको पूरी तरह से समझने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगी। ठीक है, और ब्रैकेट में और एक पॉइंट ऐड कर दो, इट शुड फॉलो और इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा, इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। क्योंकि कुछ क्वांटिटीज ऐसी है जैसे इलेक्ट्रिक करंट है या फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, वो डायरेक्शन भी होती है मैग्नीट्यूड भी होता है, लेकिन वेक्टर के लॉ ही फॉलो नहीं करती, इसलिए हम उसको वेक्टर की क्राइटेरिया में नहीं लेते, कैटेगरी में नहीं लेते। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हमने डिफाइन किया, कैसे डिफाइन किया है कि ऐसी क्वांटिटी जिसको समझने के लिए मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड होगा, डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। जैसे मैंने बोला की भगत ही चेअर उचलून ठेव, चेअरवर फोर्स अप्लाय कर, बरोबर, भगत काय म्हणाल, कुठं ठेवू, समोर ठेवू, पाठीमागं ठेवू, राइटला ठेवू, लेफ्टला ठेवू, मतलब उसको जो फोर्स अप्लाई करना है चेयर के ऊपर उसको मैग्नीट्यूड मालूम है ना, जितना चेयर का मास होगा mg इतना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और उसके साथ में डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होगी, मतलब फोर्स क्या बना, वेक्टर क्वांटिटी। उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट हम कैलकुलेट करते थे लास्ट टॉपिक में, और डिस्प्लेसमेंट को हम कैसे डिफाइन करते थे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशन, मतलब हमें इनिशियल से फाइनल तक, वो इनिशियल कहाँ पे थी, फाइनल कहाँ पे थे, कहाँ पे है, ये फाइंड करना पड़ता था, मतलब उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड थी, क्योंकि उसी की डायरेक्शन में फिर वेलोसिटी आती है, और वेलोसिटी भी क्या आती है फिर वेक्टर क्वांटिटी। जैसे गाड़ी रुकती है फिर यूटर्न लेके वापस आती है तो हमें उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसको कंसीडर करना पड़ता था, मतलब वहाँ पे दोनों डिस्टेंस को हम क्या करते थे, सब्सट्रैक्ट करते थे डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए, फिर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम करके क्या मिलता था, वेलोसिटी मिलती थी। ठीक है, उसके बाद में एक्सेलरेशन है, अगेन एक्सेलरेशन क्या है, मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी हो गई, क्योंकि एक्सेलरेशन को भी डायरेक्शन थी, जैसे गाड़ी खड़ी है और हम उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो एक्सेलरेट कर रहे हैं मतलब एक्सेलरेशन ऍक्ट हो रहा आहे फॉरवर्ड डायरेक्शन मध्ये। विचार करा की ब्रेक्स अप्लाय केल्यानंतर पण एक्सेलरेशन तिकडच ऍक्ट झालं असतं तर काय झालं असतं, हे कधी होतं, ब्रेक्स ऐवजी चुकून एक्सेलरेटरवर पाय पडला की मग होतं, कळालं ना, मतलब उस केस में एक्सेलरेशन अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, यानी एक्सेलरेशन क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब मैग्नीट्यूड तो लगेगा लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। देन आता है फोर्स, फोर्स भी क्या है, सेम कंसेप्ट, अप्लाई तो करना है लेकिन कहाँ पे अप्लाई करना है, किस डायरेक्शन में अप्लाई करना है, मतलब कोई एक ऑब्जेक्ट है उसको हमें, अगर सपोज ये लैपटॉप है इसको मुझे मेरी तरफ खींचना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे पुल करना पड़ेगा उसको, मतलब फोर्स अप्लाई करने के वो फोर्स टुवर्ड्स मी अप्लाई करना पड़ेगा, मतलब डायरेक्शन चाहिए, बरोबर है। एंड अगर हम सिर्फ फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, वरतून अप्लाई केला तर दगड टाकला वरतून एक तर व्हील का, मतलब मैग्नीट्यूड लगेगी उसके साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड है, तो वो बनती है वेक्टर क्वांटिटी। हे आपल्याला 9वी पासून माहिती आहे, बट फॉर्मॅलिटी असते ना टॉपिक सुरू होताना एकदम, वातावरण निर्मिती है ना, माइंडसेट बनतो है। ठीक है, स्केलर वेक्टर क्लियर हो गए, दोनों डिफाइन भी कर लिए, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। अब आगे हम फिजिक्स में जो भी सिलेबस पढ़ेंगे उसमें अगर कोई वेक्टर आ रहा है और वेक्टर क्वांटिटी आ रही है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन दो तरीके से हम करते हैं, एक होता है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, दूसरा होता है ज्योमेट्रिकल या फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो भी क्वांटिटी है अगर वो वेक्टर है तो उसके ऊपर हमें बस एक एरो ड्रॉ करना पड़ता है। अगर मैंने सिर्फ एफ लिखा तो हम कंक्लूड नहीं कर सकते वो क्या है, लेकिन एफ के ऊपर अगर एरो आ गया इसका मतलब क्या रहेगा, वो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसी तरह से अगर वेलोसिटी है उसके ऊपर अगर एरो ड्रॉ किया तो वो बनती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, अगर मैंने एक्स लिखा तो उसका मतलब वो डिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर मैंने एरो लिख दिया तो क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, मतलब अगर एरो है तो वो वेक्टर है, या फिर वेक्टर है तो उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वांटिटी का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर हमें एरो ड्रॉ करना पड़ेगा। एंड वही अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे,
है ना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में जैसे बॉडी ए से शुरू हो रही है बी तक जा रही है, तो हम क्या करेंगे, जहां से निकली थी एंड जहां तक आ गई एक पूरा एरो ड्रॉ करेंगे जो स्टार्ट होगा फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, एंड होगा एट एंड पॉइंट। कळलं का? इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है वेक्टर का, हे लिहू नका। अब जैसे कि आपको बोला है कि एक फोर्स है एंड एक 10 न्यूटन का फोर्स है, वो एक्ट हो रहा है ईस्ट के टुवर्ड्स, तो हम कोऑर्डिनेट एक्सिस की जब भी यहाँ पे हेल्प लेंगे तो हमने यहाँ पे पहले से डिसाइड किया है कि ईस्ट का मतलब होगा +x, देन वेस्ट का मतलब हो जाएगा, देन नॉर्थ का मतलब होगा +y, तो साउथ बनेगा। ठीक आहे, ये कन्व्हेन्शन हम फॉलो करते, बदलले काहीच फरक पडत नाही। ठीक आहे, फक्त आपण स्टडी करत असताना आपण हे फॉलो करतो। तुम्हाला वाटलं दुपारून नाही सर मला आता इथून पुढे ईस्टला +y म्हणायचे म्हणून टाका, काही फरक पडणार नाही, कळालं? पण अकॉर्डिंग सगळे चेंजेस झाले पाहिजे। जर ईस्ट +y घेतला तर वेस्टला -x घेऊ नका, कळलं ना? तिथं फक्त मग फॉलो करा कसे करता येईल ते। आपको अगर बोला है कि 10 न्यूटन फोर्स ईस्ट के अलोंग एक्ट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये बन गई हमारी ईस्ट, तो ये ईस्ट के अलोंग इस डायरेक्शन में हमें ये 10 न्यूटन लिखना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक O से लेके ये कोई भी पॉइंट होगा P, ये हो गया वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरह से वेक्टर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ये पण लिहू नका, सोडून द्या। उसके बाद में नेक्स्ट कंसेप्ट आती है, दैट इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, आता ही या टॉपिक मध्ये इतकी नाही, बट बाकी रिमेनिंग सिलेबस मध्ये खूप इंपॉर्टंट कन्सेप्ट आहे केमिस्ट्रीला। ठीक है, जा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर दिए और दो वेक्टर के बिटवीन हमें क्या करना है, एंगल फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या है, देखो कि आपको कोई भी दो वेक्टर दिए, जैसे कि ये पहला वेक्टर है ए वेक्टर एंड यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर दिया है दैट इज बी वेक्टर, और इनके बिटवीन का जो एंगल है आपको बोला है कि 60 डिग्री है, तो दो वेक्टर के बिटवीन का एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अगर आपको बोला है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड यहाँ पे दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर, अब इनके बिटवीन का एंगल आपको बोला है कितना है, 80 डिग्री, तो एंगल बिटवीन वेक्टर कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अगर आपको बोला है कि एक वेक्टर है ए वेक्टर एंड ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर एंड दो वेक्टर के बिटवीन एंगल आपको दिया है 30 डिग्री, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। असं नसतं, कळालं ना? ये नॉर्मल लाइन के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जब भी हम वेक्टर की बात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मेथड है, प्रोसेस है, वो फॉलो करनी पड़ती है। तेजस सांग ना। व्हेरी गुड, टेल कळतं, शेफ्टी है ना, कैसे याला हेड म्हणतो ना, पण याला टेल म्हणतो, जिकडं काय आता कसं सांगू ते, हे हेड असतं, हे टेल असतं। कसं, ॲरो असतो ना, ॲरो धनुष्यबाण सोडला की समोरचा असतो तो असा दिसतो आणि टेल असा असतो, कळालं? टेल टू टेल कळतं, टीटी टेल टू टेल। तो जब भी हमें दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, हमें उनको कनेक्ट करना पड़ेगा टेल टू टेल। जब भी हमें दो वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करना है, हमें उनको कनेक्ट करना पड़ेगा टेल टू टेल, टेल टू टेल। एंड उसके बाद में फिर वो दो वेक्टर के बिटवीन जो एंगल आएगा वो एक्यूरेट आंसर रहेगा। बट एंगल दो आएंगे हर बार, कळालं का? वरना स्टैंड अप, आप झोपायच नाही, सिट डाउन। ठीक है, तो दो एंगल आएंगे तो हमें क्या करना है, दोनों में से ऑलवेज स्मॉलर एंगल डिसाइड करना है। ठीक है, कैसे, आता इकडे बघा, याला टेल टू टेल कनेक्ट करायचं म्हणजे हा जिथं संपतो तिथून हा दुसरा सुरू झाला पाहिजे, म्हणजे हा इकडे आला पाहिजे। नहीं कळत है? ये दो वेक्टर है और इनको टेल टू टेल कनेक्ट कर रहे हैं, तो फर्स्ट वेक्टर ये आ गया ए वेक्टर, इथपर्यंत क्लियर है सगळ्यांना? अब याची टेल इथं पकडायची, बरोबर? डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते हम, और उसको हम यहाँ से अगर ड्रॉ करेंगे, गायत्री नहीं कळत है, तो ये टेल टू टेल हो गया ना। तो क्या करना पड़ेगा टेल टू टेल के लिए, झोपू नका बाळांनो, व्यवस्थित लक्ष द्या। ये ए वेक्टर है तो इसकी टेल ये है, और ये टेल टू टेल मतलब ये यहाँ पे ड्रॉ करनी पड़ेगी। आता कळलं है की नाही? प्रतीक गुड मॉर्निंग, कळतंय बेटा? प्रथमेश झाली झोप? दुपारी पण झोपायला लागला का आता? कुठं होता एवढा वेळ मग? रूम केली का तिथंच? ठीक आहे, ए वेक्टर बी वेक्टर, आता तेच करून द्यायचं बाकी राहिलं की नाही? ए वेक्टर बी वेक्टर, दो वेक्टर आ गए, कैसे कनेक्ट किए, टेल टू टेल, कळालं? अब इसके बिटवीन एंगल फाइंड करना है। मैंने बोला है कि एंगल दो आएंगे, कैसे दो, हा पण येईल आणि हा पण येईल,
दोन एंगल लेता है ना, तो हमें कौन सा एंगल लेना है, स्मॉलर एंगल, मतलब ये एंगल जो रहेगा दैट विल बी द आन्सर. ठीक आहे. अँड अँगल हमेशा से लक्षात ठेवायचं, हे तुम्हाला शिकवलं होतं 6वीलाच. अँगल जब भी हम मेजर करते तो अँटी क्लॉकवाइज मेजर करते. कळालं ना कसं मोजतो आपण, इकडून इकडं. कळालं, क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो निगेटिव लेते हैं, इसलिए एंटी क्लॉकवाइज उसको हम मेजर करते हैं हर बार. तो ये दो वेक्टर है, इनकी बिटवीन एंगल कितना हो गया, थीटा. अभी थीटा फाइंड करना है. कितना ये थीटा, ठीक आहे, थोड्या वेळाने फाइंड करू आपण. पहिले डायरेक्शन समजून घ्या, हे टेलमध्येच घोळ व्हायला लागला है. ठीक है, पहले ये ए वेक्टर दिया है, अब दूसरा ये बी वेक्टर है, इनके बिटवीन एंगल थीटा था. ये थीटा मेजर करेंगे क्या हम, क्या करेंगे, पहले टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, बी की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बी यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो एंगल रहेगा अल्फा, ये हमारा आंसर रहेगा. ये कळतंय का, हर बार क्या करना है, टेल टू टेल कनेक्ट करना है, उसके बाद दो एंगल मिलेंगे, दोनों में से जो छोटा होगा, स्मॉलर होगा, वो हमारा आंसर रहेगा. ठीक है, अभी फिर से असे दोन वेक्टर्स है, हा ए वेक्टर है आणि हा बी वेक्टर है, इनके बिटवीन एंगल थीटा है. हमें एंगल फाइंड करना है, क्या करना पड़ेगा, ए वेक्टर एज इट इज रहेगा, तो ये बी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहे, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, लेकिन हमारा आंसर ये अल्फा वाला रहेगा, क्योंकि स्मॉलर जो होगा उसको हम फाइंड करते. राइट, लक्षामध्ये एवढंच करायचं, बस जास्त नाही. अभी एंगल फाइंड कैसे करना है वो ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट करके हम फाइंड कर सकते हैं, बट ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट होती है. राइट, लक्षामध्ये. अभी एंगल कैसे फाइंड करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि ये वेक्टर है पहले ए वेक्टर, एंड ये दूसरा वेक्टर एक्ट हो रहा है बी वेक्टर, और आपको बोला है कि एंगल कितना है 30 डिग्री. तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स हमें फाइंड करनी है. तो पहली स्टेप में क्या करना है, अथर्व क्या करना है, टेल टू टेल कनेक्ट करना है. ठीक है, शेपट्या पकडून त्यांना ड्रॉ करायचं, ये ए वेक्टर आणि हा बी वेक्टर. अभी ये जो एंगल होगा ये हमारा आंसर है, ये आता क्लियर है सबको. अभी ये एंगल हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना होता है, मतलब इस केस में एक्चुअल एंगल कितना है बिटवीन टू वेक्टर्स, 30 डिग्री. ठीक है, लेकिन हर बार ऐसे नहीं होगा. ठीक है, जैसे कि आपको बोला है कि ये दो वेक्टर है, इस तरह से एक्ट हो रहे हैं, एंड ये हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री बना रहा है, ये 60 डिग्री बना रहा है, तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना होगा, 60 + 30. असं घेऊन नाही चालत ना, पहले आपल्याला टेल टू टेल कनेक्ट करावं लागेल, है ना. ये फर्स्ट आ गया, देन ये सेकंड आ गया. ठीक है, फिर ये एंगल हमें अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग फाइंड करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये थीटा मतलब आंसर रहेगा. हे दोनच रूल लक्षात ठेवा. आता पुढे ज्योमेट्रीवर आंसर एंगल कैलकुलेट करना ते सिंपल है, चिल्लर है. अपोजिट कौन है, अल्टरनेट कौन है, 90 माइनस क्या आता है, 180 माइनस क्या आता है, वो समझ जाएगा. क्लियर सबको. तर आतापर्यंत आपण काय काय बघितलं, नवीन टॉपिक सुरू केला. कुठला टॉपिक आहे, मोशन इन ए प्लेन. उसमें पहला बीट हम डिस्कस कर रहे दैट इज स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स एंड स्केलर्स एंड स्केलर्स एंड, उसमें स्केलर का मतलब जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन. ऐसे कौन कौन है, डिस्टेंस है, स्पीड है, वर्क है, एनर्जी है, मास है, वेरी गुड, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी है, और ये सारे क्या है, वॉल्यूम है. ये क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है. उसके बाद में आती है वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर का मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, उसको बोला जाता है एज ए वेक्टर क्वांटिटीज. ठीक है, और वेक्टर सिर्फ इतने से ही नहीं बनता, इसलिए ब्रैकेट में हमने लिख के लिया है, इट मस्ट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर अलजेब्रा. तो वेक्टर कौन कौन है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, देन टॉर्क है, लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है. वेरी गुड. ठीक है, ये सारी क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज है. उसके बाद में देखा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन, डोक्यावर एरो काढला की वेक्टर झाला. हाँ, एंड एंगल फाइंड करने के लिए क्या करना है, टेल टू टेल ज्वाइन करना है. उसके बाद में दोनों में से जो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, वो एंगल हमें पकड़ना है. वेरी गुड. ठीक है, कंसिडर करना है. क्लियर. आगे कुछ नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे. राइट डाउन नोमेनक्लेचर रिलेटेड टू वेक्टर. फर्स्ट वन आएगा इक्वल वेक्टर्स. इक्वल वेक्टर्स, इसका मतलब वेक्टर्स इक्वल है, मींस वेक्टर इक्वल कब होंगे, पहले तो मैग्नीट्यूड सेम लगेगा, लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम होने से वेक्टर इक्वल नहीं होते. इक्वल होने के लिए डायरेक्शन भी सेम चाहिए. इसका मतलब पहला वेक्टर अगर 10 है, मैग्नीट्यूड उसका इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, दूसरा का मैग्नीट्यूड भी 10 ही चाहिए, डायरेक्शन भी सेम चाहिए. ठीक है, तो वो बनेंगे इक्वल वेक्टर्स. राइट डाउन वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन.
vectors having equal magnitude in same direction, vectors having equal magnitude in same direction, vectors having equal magnitude in same direction हो गए इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर के सिमिलर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है, दैट इज निगेटिव वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का दूसरा वेक्टर निगेटिव है। अब निगेटिव वेक्टर का मतलब क्या होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन एग्जैक्टली अपोजिट होगी, ठीक है। सो राइट डाउन नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, negative vector of a given vector is a vector having equal magnitude but in the opposite direction, magnitude equal magnitude but in the opposite direction, equal magnitude but in the opposite direction, magnitude equal है, डायरेक्शन अपोजिट है, म्हणजेच काय, एक 10 न्यूटन अगर यहाँ पे एक्ट हो रहा है तो दूसरा अगर निगेटिव है तो एग्जैक्टली अपोजिट एक्ट होगा। मतलब इस प्रोसेस में हम लिख सकते हैं कि ये ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर थे, अगर इसको हमने ए वेक्टर बोला है, इसको बी वेक्टर बोला है, अगर ये ए वेक्टर रहेगा ये बी वेक्टर रहेगा, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ बी वेक्टर, सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, इक्वल नहीं ऐसा नहीं, अपोजिट है, एग्जैक्टली अपोजिट है। उसके बाद में पैरेलल वेक्टर्स, अब अगर पैरेलल है इसका मतलब सिर्फ डायरेक्शन सेम चाहिए, मैग्नीट्यूड कितना भी है फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो राइट डाउन पैरेलल वेक्टर्स, वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स। जो वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट होंगे उनको बोला जाएगा एज ए पैरेलल वेक्टर्स। यानी कि मैग्नीट्यूड क्या है फर्क नहीं पड़ेगा, पहले का मैग्नीट्यूड 10 है, दूसरे का 2 है, तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ये ए वेक्टर है ये बी वेक्टर है तो ये एक दूसरे को पैरेलल रहेंगे, तो ए वेक्टर बनेगा पैरेलल टू बी वेक्टर। उसके बाद में एंटी पैरेलल वेक्टर्स, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब एंटी पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या होगा, जो पैरेलल तो है लेकिन कैसे पैरेलल है, एंटी पैरेलल है, मतलब एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड कितना है फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। राइट डाउन द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, द वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, ये हो गए एंटी पैरेलल वेक्टर्स। उसके बाद में नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर मतलब प्लेन होता है, प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ऐसे अगर वेक्टर सारे के सारे एक्ट हो रहे और वो एक ही प्लेन में एक्ट होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर्स। राइट डाउन अ वेक्टर्स एंटी पैरेलल, द वेक्टर्स एक्टिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, तसं काही लिहित नाही त्याला, कोप्लेनर वेक्टर्स, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, द वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, वो बनेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर आ गए, उनके साथ कौन होगा, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, म्हणजे वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन डिफरंट प्लेन, वेक्टर्स विच आर एक्टिंग इन द डिफरंट प्लेन, एरोप्लेन नहीं है, क्या आपण स्टडी करतो ते प्लेन, डिफरंट प्लेन मीन्स व्हाट, कैसे देखो, फॉर एग्जांपल अगर हमने बोर्ड पे ऐसे दो वेक्टर ड्रॉ किए, एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, एंड इनके साथ में और एक ड्रॉ कर दिया सी वेक्टर, जो क्या कर रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं। अभी ट्रायंगल जो है वो कोप्लेनर फिगर है, वैसे स्क्वायर होता तो भी कोप्लेनर आता, मतलब ये तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में रहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं तो ये क्यूब की केस में क्या होगा, एक वेक्टर यहाँ पे होगा, दूसरा वेक्टर यहाँ पे होगा, तीसरा वेक्टर परपेंडिकुलर आएगा ना बोर्ड के प्लेन को, मतलब बोर्ड के प्लेन के बाहर, मतलब दूसरे प्लेन में आ रहा है, मतलब वो बनेगा
नॉन कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट को इनिशियल वेक्टर। क्या को इनिशियल वेक्टर? स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, अगर एक ही पॉइंट से अगर स्टार्ट होंगे इस तरह से तो इनको बोला जाएगा एज ए को इनिशियल वेक्टर्स। उसके बाद में वेरी गुड, हाँ को टर्मिनल की हुआ कॉनकरेंट, को इनिशियल, उसके बाद कॉनकरेंट। कॉनकरेंट का मतलब हाँ, वेरी गुड, द वेक्टर्स विच आर पासिंग थ्रू सेम पॉइंट, स्टार्टिंग होगा एंड होगा कोई भी होगा लेकिन सारे वेक्टर एक पॉइंट में से अगर पास हो रहे तो वो बनेंगे कॉनकरंट वेक्टर्स। हे कुठेतरी नावं येतील तर त्यामध्ये कन्फ्युजन व्हायला नाही पाहिजे म्हणून आपण हे नोमेनक्लेचर बघितलं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का ही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोमेनक्लेचर का भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर मतलब राइट डाउन, यूनिट वेक्टर मतलब वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, अ वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड, सिंगल मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, वेक्टर हैविंग 1 मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। पर्टिकुलर मतलब डायरेक्शन भी फिक्स्ड है, इसी डायरेक्शन में एक्ट होगा, उसी डायरेक्शन में एक्ट होगा। ठीक है, और वो डायरेक्शन हमें नोन है तो उसको हम बोलेंगे एज ए यूनिट वेक्टर। अब देखो यूनिट वेक्टर अगर है तो उसको हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए है, अगर ए को हमने वेक्टर बोला है तो हम एरो ड्रॉ करते थे, बट अगर वो यूनिट वेक्टर है तो ये समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन चेंज करते हैं और यहाँ पे एरो की जगह पे दे देते कैप, और ए कैप अगर दिख गया उसका मतलब यूनिट वेक्टर, अगर बी कैप है तो, अगर जेड कैप है तो, अगर पी कैप है तो, अगर क्यू कैप है तो, अगर आई कैप है तो, अगर जे कैप है तो, अगर के कैप है तो, कड़ा था ना, कैप आ गई मतलब यूनिट वेक्टर आ गया। एंड यूनिट वेक्टर को डिफाइन कैसे करते हैं, लिखो आगे, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, किसका रेशियो, गिवन वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, और रेशियो ऑफ गिवन वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। म्हणजे काय होईल, सेम क्वांटिटी का रेशियो आ रहा है, अगर सेम क्वांटिटी का रेशियो करेंगे तो हर बार कितना आता है, 1 ही आता है, मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। यानी कि देखो अगर हमें ए वेक्टर चाहिए, सॉरी ए कैप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये मैग्नीट्यूड क्या होता है देखेंगे हमारा। अगर हमें बी कैप मतलब बी का यूनिट वेक्टर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी करना पड़ेगा। अगर हमें जेड कैप चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, जेड वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ जेड करना पड़ेगा। अगर पी वेक्टर चाहिए तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी करना पड़ेगा। क्यू कैप चाहिए तो कड़ा ना, तो हर बार यही करेंगे, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो वो बनेगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर। मैग्नीट्यूड म्हणजे काय, मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड असतो, मॉड्यूलस ऑफ गिवन वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर। मॉड लिया मतलब क्या लिया, मैग्नीट्यूड लिया, एंड मैग्नीट्यूड लिया मतलब क्या लिया, मॉड लिया, बोथ आर सेम। ठीक है, अभी स्टार मार्क करके नेक्स्ट पॉइंट लिखना है आपको कि हमने जो है ना टॉपिक पढ़ने के लिए, टॉपिक नहीं पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए अब ये बातें डिसाइड की है, मतलब ये पूरे सिलेबस में एप्लीकेबल रहेगी, कंसिडरेबल रहेगी। कि अगर आई कैप कहीं पे भी दिख रहा है तो आई कैप का मतलब रहेगा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस। देन जे कैप अगर है तो इसका मतलब क्या रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप अगर है तो इसका मतलब रहेगा जेड एक्सिस। एंड ये कन्वेंशन हम थ्रू आउट द सिलेबस फॉलो करेंगे। आई कैप का मतलब, इसका मतलब अगर कहीं पे मैंने 10 इंटू आई कैप लिखा है एंड ये न्यूटन में है, मतलब कौन है ये, फोर्स है, एंड ये 10 न्यूटन मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया,
लेकिन आई कैप उसके साथ में आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा एक्ट हो रहा है अलोंग एक्स एक्सिस। कौन सा एक्स? प्लस एक्स। अगर वही 10 आई कैप माइनस है तो इसका मतलब क्या होगा? फोर्स कमी झाला असं होईल का? जो फोर्स पहले प्लस एक्स के अलोंग एक्ट होता था अभी एक्ट होगा अलोंग माइनस ऑफ एक्स। अगर ये 10 जे कैप के साथ में आ गया इट मींस ये एक्ट हो रहा है अलोंग प्लस वाई। अगर ये माइनस जे के साथ में आ गया तो माइनस ऑफ 10 जे कैप हो गया, इसका मतलब एक्ट हो रहा है अलोंग नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर यही के कैप के साथ में आ रहा है मतलब अलोंग प्लस जेड एक्सिस, एंड अगर सेम माइनस ऑफ 10 के कैप आ रहा है इसका मतलब एक्ट हो रहा है अलोंग निगेटिव जेड एक्सिस। कळालं? तो आई का मतलब, आईचा काहीच मतलब नहीं, आई कैप अगर है तो मतलब उसका यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। जे कैप है तो के कैप है तो म्हणजे आपण 9-10th मध्ये सपोज कोई भी पॉइंट पी है उसके कोऑर्डिनेट ऐसे लिखते थे 2, 3, 4, तो इसका मतलब होता था एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट एंड जेड कोऑर्डिनेट, असं आपण ठरवलेलं होतं बरोबर। बट अभी उसकी डायरेक्शन रिक्वायर्ड होगी तो हम क्या करेंगे, जो एक्स के साथ है उसको 2 आई कैप लिख देंगे, मीनिंग तीच है। देन जो वाई के अलोंग है उसको हम 3 जे कैप, एंड जो जेड के अलोंग है उसको, तो ये बनेगा पी वेक्टर। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर आपको बोला जाता है कि स्पेस में लोकेटेड है, ये एक्स वाई एंड इक्वल टू जेड एक्सिस है, ये पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट 2, 3, 4 है, तो हमें यहाँ पे P का जो यूनिट वेक्टर, सॉरी P का जो पोजीशन वेक्टर मिलता है OP वेक्टर, वो क्या रहेगा? 2x के अलोंग था मतलब 2i कैप, 3y के अलोंग था मतलब 3j कैप, 4z के अलोंग है मतलब 4k कैप। इस तरह से हम क्या करते हैं, ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड जो है उनका यूज करके गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा? ऐसा वेक्टर जो सिर्फ पोजीशन क्या है वो एक्सप्लेन करेगा। ठीक है। और ये पोजीशन हर बार डिफाइन होगी, एक्सप्लेन होगी विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। म्हणजे एक्स वाई एक्सिस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में बॉडी कहाँ पे, ये वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करते हैं। आता ड्रॉ केलं होतं, सांगितलं होतं तेच, राइट डाउन। पोजीशन वेक्टर, a vector drawn from origin of the coordinate system, a vector drawn from origin of the coordinate system, vector drawn from origin of the coordinate system to the position of particle, to the position of the particle। मतलब कि देखो यहां पे आपको x एंड y दो एक्सिस दिए, जहां पे इंटरसेक्ट करता है वो बनता है ओरिजिन। आपको बोला है कि एक पॉइंट है P स्पेस में जिसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, एंड दूसरा और एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट है 4, 2, 6। तो अगर हमें बोला जाता है कि P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा तो हम क्या करेंगे, OP वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P। OP वेक्टर क्या बनेगा, कसा ओळखायचा तो पोजीशन वेक्टर आहे म्हणून आपण लिहून घेतले बघा, रीड करा काय लिहिले, वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द पोजीशन। अब OP का मतलब हमने लाइन ड्रॉ की है, एरो दिसता ना वरचा, O पासून P पर्यंत, मतलब ये बन गया पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स है, पहला है मतलब x के अलोंग होता है तो हम इसको लिखेंगे 2i कैप, ये 3 सेकंड नंबर पे आ रहा है मतलब ये y के अलोंग है तो इसके साथ लिखना पड़ेगा j कैप प्लस क्या होगा 4k कैप। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ P। अभी अगर सेम रिप्रेजेंटेशन हमें Q के लिए करना है तो क्या होगा, OQ वेक्टर इक्वल्स टू 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6 इंटू k कैप, OQ वेक्टर हो गया। लो तो पोजीशन वेक्टर, यूनिट वेक्टर दोनों भी क्लियर है। अब जो हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर देखते थे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, राइट डाउन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अभी देखो जनरली क्या होता है कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है वो इस फॉर्म में होता है
कि पी वेक्टर इक्वल्स टू है अल्फा इंटू आई कैप प्लस बीटा इंटू जे कैप प्लस जेड इंटू नहीं गामा इंटू के कैप। तो अगर मुझे इस तरह का जो वेक्टर रिप्रेजेंट किया गया था आई जे के फॉर्म में, हर बार वेक्टर ऐसे ही रहेगा आई जे के फॉर्म में, मतलब यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, एंड अगर इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, और हमने पहले ही लिखा था कि मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड होता है, मॉड का मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड्यूलस, मॉड्यूलस का मतलब मॉड, ये कैसे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में हम क्या करेंगे, आई कैप जे कैप के कोएफिशिएंट है म्हणजे सोबतचे जे नंबर है उनको स्क्वायर करके ऐड करेंगे। तो आई कैप के साथ कौन है, तो ये बनेगा अल्फा का, जे कैप के साथ कौन है, तो ये बनेगा बीटा का, के कैप के साथ कौन है, तो ये बनेगा गामा का स्क्वायर। जैसे आपको बोला है कि पी वेक्टर इक्वल्स टू है 2 आई कैप प्लस 4 के कैप, और हमें चाहिए इसका मैग्नीट्यूड, क्या करना पडेगा, आधी तर जे कॅप सोबत कोणी नाहीच आहे, याचा अर्थ 0 असला पाहिजे, 0 इंटू जे कॅप 0, इसलिए उन्होंने लिखा ही नहीं था, ठीक है। वहां पर त्याला 0 घेणार किंवा सोडून देणार। तो यहाँ पे आई कैप के साथ कौन है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो आंसर आ गया रूट ऑफ, अगर आपको बोला है कि पी वेक्टर -4 आई कैप -2 जे कैप प्लस 8 के कैप है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ पी कितना होगा, -4 का स्क्वायर प्लस 16 या -16, माइनस नंबर का स्क्वायर भी क्या होता है, प्लस ही होता है, तो ये बनेगा -4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर कितना आ रहा है फिर रूट ऑफ रूट ऑफ 84, कड़ा लो, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, गिवन वेक्टर को रिप्रेजेंट भी करते हैं एंड उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। चलो अभी ओपी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बोलो, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 4 प्लस 9 रूट ऑफ 29। देन ओ क्यू वेक्टर उसका मॉड क्या आएगा, 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर 6 स्क्वायर रूट ऑफ 56। येईल मग काढता, कन्फर्म, काही प्रॉब्लेम नाही येणार याच्यामध्ये, नक्की, व्हेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। आता हे बघा, जैसे यूनिट वेक्टर को हमने डिफाइन किया था कि मैग्नीट्यूड 1 एंड डायरेक्शन है, वैसे नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड 0 है बट वो वेक्टर है, ठीक है, लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होगी, जैसे यूनिट वेक्टर में पर्टिकुलर होती है, वैसे वहां पे नल वेक्टर में आर्बिटरी होती है, मतलब नोन नहीं होती है, अननोन होती है, ठीक है, राइट डाउन। A vector having zero magnitude in any direction or arbitrary direction or infinite direction, not defined direction, काही पण लिहा, सगळे synonyms आहे। Vector having zero magnitude in arbitrary direction, वेक्टर having zero magnitude in arbitrary direction, कळालं। अब ये जीरो वेक्टर हो तो असतो का, असतो मैग्नीट्यूड 0 है, उसको डायरेक्शन कहाँ पे होता है, राइट डाउन एग्जांपल, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, पोजीशन वेक्टर ऑफ ओरिजिन, मतलब कोई बॉडी अगर ओरिजिन पे है तो पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, ओरिजिन से ओरिजिन ड्रॉ करेंगे, कितनी लेंथ होगी 0, मैग्नीट्यूड 0 हो गया, डायरेक्शन है क्योंकि हमने उसको पोजीशन वेक्टर बोला है, लेकिन वो फिर बाद में +x के अलोंग जाएगा, -x के अलोंग जाएगा, +y के अलोंग जाएगा, -y के अलोंग जाएगा, हमें मालूम नहीं है, मतलब डायरेक्शन क्या है, आर्बिट्ररी, ठीक है। नेक्स्ट, पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी विच कम टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द बॉडी विच कम टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां से निकली थी बॉडी वहां पे आ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, समझ में आ गया ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर है बट मैग्नीट्यूड कितना है, 0 है, ठीक है। तो इसका कुछ खास यूज नहीं है, फक्त थेरोटिकल क्वेश्चन या रिलेटेड आला त्यासाठीची इन्फॉर्मेशन पाहिजे, तो ये नल वेक्टर हो गया या फिर जीरो वेक्टर हो गया, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी तेच आपले नंबर सारखं जे असतं तेच, अगर हमने एक जीरो वेक्टर लिया, उसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई किया, कितना बनेगा
अगर हमने लैम्बडा प्लस 0 वेक्टर किया कितना हो जाएगा, ये वेगळं नहीं है याच्यामध्ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टार मार्क करके लिखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ रियल नंबर। उसमें क्या होगा देखो, एक वेक्टर है, जैसे कि आपको बोला है कि फोर्स वेक्टर है, कितना है 10 आई कैप न्यूटन है, और आपको बोला है कि ये फोर्स वेक्टर जो है वो हो रहा है डबल, डबल हो रहा है मतलब हम क्या करेंगे, एक नंबर लेंगे और नंबर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर के साथ मल्टीप्लाई करने से इसका क्या चेंज हुआ, सिर्फ मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन चेंज हो रही है क्या, नहीं हो रही है, यूनिट चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रही है। मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिखते चालेल, फक्त ऐकून घ्या की अगर वेक्टर को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैग्नीट्यूड बदलता है, यूनिट नहीं बदलता है। डायरेक्शन के लिए डिपेंड करेगा, अगर वो पॉजिटिव नंबर है तो नहीं बदलेगा, लेकिन अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ -2 से तो ये क्या बनेगा, -2 इंटू 10 आई कैप। अब यहाँ पे आई कैप पॉजिटिव था, यहाँ पे आई कैप नेगेटिव हो गया, मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करने से डायरेक्शन चेंज होती है। अगर वो नंबर पॉजिटिव है तो सेम रहेगी, लेकिन नंबर अगर नेगेटिव है तो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय अ स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेक्टर को, उससे क्या हो सकता है, मैग्नीट्यूड चेंज हो सकता है, डायरेक्शन तो मालूम है हमें, अगर पॉजिटिव होगी क्वांटिटी तो प्लस, नेगेटिव होगी तो माइनस, मतलब डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है, हो सकती है। यूनिट के बारे में क्या होगा, यूनिट चेंज होगा क्या, होगा और नहीं भी होगा, डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि एक्सेलरेशन वेक्टर है एंड इसको अगर मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन का एंड फोर्स का यूनिट सेम है क्या, काय हो, एक्सेलरेशन एंड फोर्स यूनिट सेम है का, मतलब यूनिट क्या हो गया, चेंज हो गया। मतलब अगर स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट चेंज हो सकता है। एंड डिराइव्ड यूनिट डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मास का यूनिट केजी, ऐसे करना पड़ेगा। कळलं, हे काय आजचं काही इंपॉर्टंट नव्हतं, फक्त युनिट वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, दो ही बातें इंपॉर्टेंट थी। क्लियर है, तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। चला मॉड्यूल काढा पटकन। मॉड्यूल में सॉल्ड एग्जाम्पल अँड कन्सेप्ट ऍप्लिकेशन नंबर 1, आज फक्त एवढंच करायचं आपल्याला। Recording